नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न प्रश्नों के बारे में। इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि साइंस विषय में आपकी तैयारी कैसी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मित्रों, क्या कहते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था को? पाचन तंत्र नहीं कहते, जनन तंत्र नहीं कहते और उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? नंबर 1, फेफड़े नहीं, यकृत बिल्कुल नहीं, अग्न्याशय बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। प्रश्न नंबर 3, अमोनिया उत्सर्जन करने वाला मुख्य जीव कौन सा है? दोस्तों, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के 3 प्रकार बताए गए हैं: अमोनिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन और यूरिक अम्ल उत्सर्जन। पहला प्रकार है अमोनिया उत्सर्जन। तो अमोनिया उत्सर्जन करने वाले मुख्य जीव कौन से हैं? मनुष्य नहीं है दोस्तों, मनुष्य यूरिया उत्सर्जन करते हैं। कीट नहीं है, कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और पक्षी भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जलीय जीव। दोस्तों, जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन क्यों करते हैं? इसका कारण है कि अमोनिया के उत्सर्जन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण अमोनिया उत्सर्जन जलीय जीवों में अधिक होता है। वृक्क की मुख्य सतह पर एक खांच होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो मानव के वृक्क हैं उसकी मुख्य सतह पर एक खांच होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वृक्काणु बिल्कुल नहीं कहा जाता, वल्कुट बिल्कुल नहीं कहा जाता, वोमेन संपुट बिल्कुल नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है हाइलम। दोस्तों, जो हाइलम है वो वृक्क की खांच होती है। यहाँ से होकर विभिन्न जो वाहिनियाँ हैं, वृक्कीय धमनी है, वृक्कीय शिरा है और मूत्रवाहिनी है, यहीं से वृक्क में प्रवेश करती हैं। इसके पश्चात वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों को लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों को लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, वृक्कीय शिरा उसे कहा जाता है जो वृक्क से शुद्ध रक्त को बाहर लेकर जाती है। ग्लोमेरुलस वोमेन संपुट में होता है और वोमेन संपुट नेफ्रॉन का एक भाग है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वृक्कीय धमनी। प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ रक्त को वृक्क से बाहर ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो धमनियाँ हैं वो तो अशुद्ध रक्त को लेकर आती और जो वृक्कीय शिरा है वो शुद्ध रक्त को वृक्क से बाहर लेकर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, वृक्कीय शिरा। इस प्रश्न नंबर 7, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो सबसे पहले प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाता है तो 50% तक संभावना बढ़ जाती है कि आप उसका सही उत्तर करेंगे। प्रश्न क्या है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मूत्रवाहिनी द्वारा कतई नहीं किया जाता, वृक्कीय नलिका द्वारा कतई नहीं किया जाता और मूत्राशय में मूत्र का भंडारण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना मूत्र मार्ग। प्रश्न नंबर 8, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? दोस्तों, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में नहीं होती, 4 चरणों में नहीं होती, 5 चरणों में नहीं होती, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा 3 चरणों में। तो 3 चरण कौन से होते हैं? प्रथम चरण होता है निस्पंदन, दूसरा चरण होता है पुनः अवशोषण और तीसरा चरण होता है स्त्रवण। दोस्तों, ये है मूत्र निर्माण के 3 चरण। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9, वोमेन संपुट में पाए जाने वाले अविवाहित धमनियों के गुच्छे को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो वोमेन संपुट है वो नेफ्रॉन का मानव वृक्क के अंदर एक वृक्क का भाग होता है जो वृक्काणु कहा जाता है जिसे, और इस वृक्काणु में वोमेन संपुट होता है और वोमेन संपुट के अंदर अविवाहित धमनियों के का एक गुच्छा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वल्कुट बिल्कुल नहीं कहा जाता,
मध्यांश बिल्कुल नहीं कहा जाता। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ग्लोमेरुलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 10। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैंने अभी प्रश्न नंबर 8 में आपको बताया था, मूत्र के 3 चरण होते हैं और जो प्रथम चरण है उसे क्या कहा जाता है? उसे पुनः अवशोषण बिल्कुल नहीं कहा जाता, स्त्रवण बिल्कुल नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है निस्पंदन। और जो पुनः अवशोषण है वह इसका दूसरा चरण है और स्त्रवण इसका तीसरा चरण है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। वृक्क नलिका के भागों का सही क्रम है। नंबर 1 समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका और हेनले लूप। नंबर 2 दूरस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, समीपस्थ कुंडली नलिका। नंबर 3 समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका। नंबर 4 हेनले लूप, समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर दूरस्थ कुंडली नलिका। दोस्तों इनमें जो ऑप्शन है तीसरा यह राइट है। सबसे पहले वृक्क नलिका में सबसे पहली होती है समीपस्थ कुंडली नलिका, जो ऐसे पास पास होती है बिल्कुल। उसके पश्चात हेनले लूप इस प्रकार मुड़ा हुआ भाग होता है, हेयर पिन नुमा। उसके पश्चात जो दूर दूर भाग होता है वह होता है दूरस्थ कुंडली नलिका। कुछ इसी प्रकार वृक्क नलिका की संरचना होती है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 11। मूत्र निर्माण का प्रथम चरण कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों मूत्र निर्माण का प्रथम चरण मूत्राशय में बिल्कुल समाप्त नहीं होता, मूत्राशय में इसका अंतिम चरण समाप्त होता है। वृक्क नलिका में बिल्कुल नहीं होता, वृक्क नलिका में इसका दूसरा चरण होता है और वोमेन संपुट में राइट। दोस्तों वोमेन संपुट में मूत्र निर्माण का प्रथम चरण कौन सा था? निष्पंदन पूर्ण होता है। इसके पश्चात है मूत्र निर्माण का द्वितीय चरण कहाँ पूर्ण होता है? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया मूत्र निर्माण का प्रथम चरण वोमेन संपुट में पूरा होता है और जो अंतिम चरण है वह मूत्राशय में। तो हमारे लिए ऑप्शन बच जाता है वृक्क नलिका में। तो वृक्क नलिका में मूत्र निर्माण का दूसरा चरण पूरा होता है, उसे कहा जाता है पुनः अवशोषण। मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? दोस्तों ये तो एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। मूत्र का भंडारण वृक्क में नहीं होता, मूत्र मार्ग में भी नहीं होता, मूत्रवाहिनी में भी नहीं होता और मूत्राशय में होता है। मनुष्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट की कौन सी प्रक्रिया उपस्थित होती है? दोस्तों मैंने नाइट्रोजनी अपशिष्ट की आपको 3 प्रक्रियाएं बताई थी, अमोनिया उत्सर्जन और यूरिया उत्सर्जन और यूरिक अम्ल उत्सर्जन। अमोनिया उत्सर्जन जलीय जीवों में होती है, यूरिया उत्सर्जन मनुष्य में होती है और यूरिक अम्ल उत्सर्जन पक्षी और कीटों में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके पश्चात है यूरिया उत्सर्जन मुख्यतः किन जीवों में होता है? दोस्तों अभी इस प्रश्न नंबर 15 था, उसका अपोजिट प्रश्न है ये कि यूरिया उत्सर्जन मुख्यतः किन जीवों में होता है? जलीय जीवों में बिल्कुल नहीं, अमोनिया उत्सर्जन होता है, पक्षियों में बिल्कुल नहीं, यूरिक अम्ल उत्सर्जन होता है, कीटों में बिल्कुल नहीं। इसलिए राइट आंसर होगा स्तनधारी जीवों में और मनुष्य भी एक स्तनधारी जीव है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करता है? दोस्तों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करता है? ठोस पदार्थों का नहीं करता, गैस पदार्थों का नहीं करता, तो बच जाता है यहाँ पर तरल पदार्थों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। मूत्र नली वृक्क से निकलकर कहाँ खुलती है? दोस्तों जो हमारे वृक्क होते हैं वो इस प्रकार होते हैं और यहाँ से हाइलम से मूत्र नली निकलकर कहाँ खुलती है? दोस्तों यह खुलती है मूत्राशय में। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मूत्राशय में। प्रश्न नंबर 19। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले मुख्य जीव कौन से हैं? मनुष्य बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जलीय जीव बिल्कुल नहीं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी, कीट। दोस्तों पक्षी और कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले मुख्य जीव हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 20। वृक्क के अतिरिक्त ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, वृक्क के अतिरिक्त कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करता है? दोस्तों हमारे वृक्क हैं, उनके अतिरिक्त कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं? फेफड़े। दोस्तों फेफड़े अपशिष्ट पदार्थ CO2 का उत्सर्जन करते हैं। CO2 एक अपशिष्ट पदार्थ है, गैस है
और त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? यूरिया का उत्सर्जन करती है पसीने के रूप में। और यकृत द्वारा मल का उत्सर्जन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा 4 ऑप्शन, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रकार हमने उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।